मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए मजबूर होकर मैं आदमी का वेश बदलकर ड्राइवर की नौकरी करने लगी। मेरे मालिक बहुत अच्छे थे, रोज मुझसे रास्ते पर बातें करते जाते। एक दिन जब उन्होंने बातों बातों में बताया कि वह एक लड़की से प्यार करते हैं, तो मैंने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, आपसे तो कोई भी लड़की शादी करने को तैयार हो जाएगी। लेकिन मेरे पूछने पर उन्होंने लड़की की तस्वीर दिखाई, तो वह तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उन्होंने तो मेरी ही तस्वीर। मेरा नाम दामिनी है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मुझे पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं था, इसलिए 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। मैं एक खाते पीते खानदान से थी। मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम उर्वशी था। उर्वशी भी बहुत अमीर घर से थी। उसकी शादी थी तो मैं उसकी शादी के फंक्शन में गई और घर आते वक्त काफी रात हो गई। रास्ते में एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और किसी ने मुझे कपड़ा बांधा और मैं बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक तहखाने में पाया, जहां पहले से ही कुछ लड़कियां मौजूद थी। मैं समझ गई थी कि यह एक कैद खाना है। मैंने डर से एक लड़की का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि किसी न किसी तरह हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे अपने साथ साथ अपने माँ बाप की भी फिक्र हो रही थी। मेरे बिना उनका तो रो रो कर बुरा हाल हुआ होगा। सभी लड़कियां रो रही थी और अब हमें कैद कर दिया गया, अंधेरे कैद खाने में। सूरज को देखे बहुत दिन हो गए थे। कुछ पता नहीं था कि कब सुबह होती है और कब शाम। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से ड्रग सप्लाई का भी काम किया जाने लगा। अब मुझे इस दिन का डर था कि जिस दिन ये लोग मुझे भी इस घिनौने काम में लगा देंगे। एक दिन मुझे भी एक दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहाँ पर एक लड़के ने मुझे इंजेक्शन दिया और ऐसे ही वह रोज मुझे इंजेक्शन देने लगा। इंजेक्शन में ड्रग्स होती थी, जिससे मैं भी उस ड्रग्स की आदी हो गई और खुद ही उनके पास जाने लगी और उनसे अपने मन की सारी बातें शेयर करती और खूब रोती कि यह हादसा होने के बाद मेरे माँ बाप तो जीते जी मर गए होंगे। एक रोज हम लोगों की निगरानी पर जो शख्स रखा गया था, उसे अचानक चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गया। हम सब ने इस मौके का फायदा उठाया और वहां से निकलकर भाग गई। अपनी जान सबको प्यारी होती है, इसलिए हम सब अंधाधुंध भाग रहे थे। कुछ लोगों को गोलियां लग गई और कुछ इस भगदड़ में जख्मी हो गए। मैं इतनी जोर से जमीन पर गिरी कि मेरी बाजू टूट गई, लेकिन इस वक्त इस तकलीफ से ज्यादा यही सोचती कि कुछ भी करके यहाँ से भागना है, नहीं तो सारी जिंदगी कैद में रह जाऊंगी। भागते भागते मैं एक सुनसान रास्ते पर पहुंची। सड़क के साथ लगा हुआ यह एक घना जंगल था। मैं इस जंगल में घुस गई और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से निकली। 2 दिन से भूख और नशे की आदत की वजह से मेरा चलना मुश्किल हो गया। कुछ देर भागने के बाद मैं गिरकर बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो हॉस्पिटल का वार्ड था। मैंने देखा कि मेरे पास एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले खड़े थे। मुझे होश में आते ही पुलिस वाले मुझसे पूछताछ करने लगे। मैं डर गई कि कहीं जिस मुसीबत से निकली हूँ दोबारा उसी में ना फंस जाऊं, इसलिए मुकर जाना बेहतर समझा। उन लोगों ने मेरे घर का एड्रेस लिया और मुझे घर छोड़ दिया। मैंने देखा मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी। मुझे देखते ही उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों ने बताया कि मेरी माँ आज 4 महीने बाद बोली थी। जब मैं अगवा हुई थी तो लोगों ने मेरे माँ बाप को ताने मारने शुरू कर दिए कि तुम्हारी बेटी तो बदचलन थी, इसलिए घर से भाग गई। मेरे पिता यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और वह दुनिया छोड़कर चल बसे। मेरी माँ बेटी और पति के गम में दिमागी तौर से बीमार हो गई और आज जब उसने मुझे देखा तो चीख चीख कर रोने लगी। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब मैं घर आई तो पता चला कि यह समाज लड़कियों का घर से भागना तो याद रखता है या किसी ने अगवा कर लिया यह नहीं देखता। हर शख्स अपनी ऐनक लगाकर बैठा रहता है और सब अपनी नजर और अपनी सोच के मुताबिक दूसरों पर बातें करना शुरू कर देते हैं। मेरे घर आते ही आसपास के लोग मेरे घर पर इकट्ठा हो गए और मुझ पे सवालों की बारिश होने लगी कि वह लड़का कौन है जिसके साथ तुम भागी थी। तुमने एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा? तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप
यह दुनिया छोड़कर चल बसा। मैंने अपनी सफाई देनी चाही, पर किसी ने मेरी एक न सुनी, इसलिए चुप हो गई। लोगों ने मेरी माँ से कहा कि अगर तुम अपनी बदचलन बेटी को घर पर रखोगी तो तुम्हें समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरी माँ ने इन सब लोगों की बातें सुनी तो उन्होंने भी किसी से कुछ भी कहना उचित नहीं समझा, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने इस वक्त मेरा हाथ पकड़ा और गांव छोड़कर शहर चली आई। शहर में मेरी माँ की एक पुरानी सहेली रहती थी। रात के 10 बजे हम उनके घर पहुंचे। अचानक हमें घर में देखकर मेरी माँ की सहेली घबरा गई। उन्होंने हमें घर के अंदर आने को कहा और एक कमरे में बिठाया। अभी हम उनसे बातें कर ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि आंटी का एक बेटा था जो पागल था। वह हमारे पास आया और मुझसे कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो और खेलो। आंटी के बेटे की उम्र लगभग 24 साल थी, लेकिन वह बच्चों की तरह व्यवहार करता। उसकी जिद की वजह से माँ ने मुझसे कहा कि जाओ, उसकी बात मान लो, नहीं तो यह हमें परेशान कर देगा। मेरी माँ की सहेली सोनाक्षी आंटी ने बताया कि उनका बेटा एक बहुत ही काबिल पढ़ा लिखा इंसान था, अपने कॉलेज का बेस्ट प्लेयर था। एक बार मैच खेलते समय किसी खिलाड़ी ने उनके सर पर भारी चीज मार दी और वह बेहोश होकर गिर गया और पूरा 1 महीने अस्पताल में रहा। उसकी हालत में सुधार तो हुआ, लेकिन उसके दिमाग का एक हिस्सा खराब हो गया, जिसकी वजह से यह बच्चों की तरह व्यवहार करता है। हम माँ बेटी सोनाक्षी आंटी के घर में रहने लगे। अनुज सारा दिन अपने कमरे में पड़ा रहता, अपनी माँ से जिद करके अपनी बात मनवा लेता। अनुज मुझसे घुल मिल गया था। मेरे आने से उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया। वह मुझसे ढेर सारी बातें करता। धीरे धीरे हमारा अच्छा वक्त गुजरने लगा। सोनाक्षी आंटी का हम पर बहुत बड़ा एहसान था, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में उन्होंने हमें अपने घर में पनाह दी थी। हमारे लिए यही बहुत काफ़ी था। मेरी माँ अपनी सहेली के साथ सिलाई का काम करती और मैं सारा दिन घर के काम। अनुज के पिता इस दुनिया में नहीं थे। उनके घर में सोनाक्षी आंटी और अनुज ही रहता था। कुछ दिन बाद मेरी माँ की सहेली ने मेरी माँ से एक अजीब सी फरमाइश करी कि अनुज की शादी मुझसे करवाना चाहती है। माँ ने सोनाक्षी आंटी से कहा कि अपने घर में पनाह देने की इतनी बड़ी कीमत मत मांगो, लेकिन मेरी माँ की सहेली सोनाक्षी आंटी ने एक शर्त रख दी कि या तो उसके बेटे की शादी करो या हम अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें। सोनाक्षी आंटी से यह सच सुनकर अब तो हमारा अपने रूप पर से भी भरोसा उठ गया था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी अनुज से नहीं करूँगी, क्योंकि वह पागल है। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों अनुज के साथ रहते रहते मुझे उससे लगाव हो गया था। वह चाहे जैसा भी था, मुझे अच्छा लगने लगा था। मैंने माँ को समझाते हुए कहा कि माँ, अब हम यहाँ से निकले तो हम मारे मारे फिरेंगे, फिर हमारा कोई ठिकाना नहीं होगा। इसलिए यही बेहतर होगा कि हम सोनाक्षी आंटी की बात मान लें। इस फैसले पर मेरी माँ रोती रही कि मेरी एक ही बेटी थी और कैसा नसीब लेकर आई। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपटकर देर तक रोती रही और कुछ दिन बाद मेरी शादी अनुज से करवा दी गई। मेरी शादी पर भी मेरी माँ बहुत रोई, पर मैं क्या करती, हमारी मजबूरी ने मुझे यह सब करने को मजबूर किया था। मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजरने लगे। अनुज मुझे अपना दोस्त मानता था, पर पत्नी का क्या मतलब होता है उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। एक दिन एक भिखारिन मेरे दरवाजे पर आई और कहने लगी कि मुझे भरपेट खाना खिला दे, तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। उसकी बात पर मैं हंसी कि मेरे नसीब में तो मेरा पागल पति है, तो इससे बड़ा दुख मेरी जिंदगी में और क्या हो सकता है। मैंने उस भिखारिन को खाना खिलाया तो उसने कहा कि जा बेटी, तेरा पति तुझसे बेइंतहा प्यार करेगा। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान थी कि भला मेरा पागल पति मुझसे क्या प्यार कर सकता है। लेकिन कहते हैं कि दुआएं तकदीर बदल देती है। मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होने लगा। कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि अनुज की हालत में दिन प्रतिदिन सुधार होने लगा है। अनुज की सुधरती हालत देखकर हमने उसका इलाज दोबारा से शुरू करवाया। इस बार डॉक्टर को भी पूरी उम्मीद थी कि अनुज जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरा पूरा दिन अनुज की देखभाल में निकल जाता, लेकिन मेरी मेहनत रंग ले आई और अनुज की हालत में सुधार होने लगा।
अब वह पहले से बेहतर हो गया, लेकिन अनुज के ठीक होते होते पता नहीं मेरी सांस को क्या हो गया था कि वह मुझसे नफरत करने लगी, मेरे प्रति अनुज को भड़काने लगी। इन बुरे हालातों में भी किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया और मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरी माँ के इलाज में मेरे ससुराल वालों ने साथ नहीं दिया और अचानक से मेरी माँ भी दुनिया छोड़कर चल बसी। अब तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई। ससुराल में रहने का ठिकाना तो था, लेकिन मेरा अपना कोई नहीं था। मेरी माँ के गुजरते ही मेरी सास का अत्याचार मेरे ऊपर बढ़ गया। वह मेरे पति अनुज से कहकर मुझे बहुत सारी बातें सुनवाती। अनुज पहले से बहुत बेहतर हो गया था, लेकिन अब वह अपनी माँ के हाथों का खिलौना बन गया। उसकी माँ जैसा कहती वह उसी के इशारे पर चलता। हम पति पत्नी अजीब रिश्ते से जुड़े हुए थे। सास होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ नहीं थे। हमारा रिश्ता बस यूं ही चल रहा था कि एक दिन मेरी किस्मत ने एक नया मोड़ ले लिया। अचानक मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन अपनी माँ बनने की खबर सुनकर मुझे थोड़ी सी भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि मेरे और अनुज के रिश्ते में जो दरार थी वह हमारे आने वाले बच्चों के लिए ठीक नहीं थी। मेरे मन में यह डर था कि पता नहीं अनुज अच्छा बाप बन पाएगा कि नहीं। जो इंसान अच्छा पति नहीं बन पाया वह बाप कैसे बन सकता है। इसी डर की वजह से मैं अपने बच्चों को इस दुनिया में लाने से डर रही थी। मैंने अपने मोहल्ले में एक औरत से बात की जो सरकारी हॉस्पिटल में नर्स थी। वह मेरी मदद करने को तैयार हो गई, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद पता चला कि मेरा अबॉर्शन नहीं हो सकता। अगर मैंने इन बच्चों को गिराने की कोशिश की तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। मैं अपना मायूस चेहरा लेकर घर लौट आई। वह 9 महीने मेरे लिए 9 साल के बराबर थे। किसी तरह 9 महीने गुजरे और मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और दूसरी बेटी। बच्चों को देखकर मेरे मन में अजीब सी खुशी थी। अपने बच्चों को देखकर मेरी ममता तड़प उठी और मैंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। बच्चों की पैदाइश के बाद अनुज और मेरी सास का रवैया अब पहले से कुछ बेहतर हो गया था। वे दोनों मुझसे भले ही न पूछते, लेकिन उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था और मेरी जैसी बदकिस्मती के लिए तो यही काफी था। धीरे धीरे कुछ दिन इसी तरह गुजरे और वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब मेरे बच्चों ने मुझे माँ कहकर पुकारा। यह बात वही लोग समझेंगे जिनका अपना कोई नहीं होता। एक दिन मेरी सास और मेरे पति अनुज किसी काम से बाहर गए थे और वापसी पर आते वक्त उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उन दोनों की मौत हो गई। उनकी मौत की खबर सुनकर मैं फिर से एक बार टूटकर चकनाचूर हो गई। वह दोनों मेरे लिए कैसे भी थे, पर वही लोग मेरे बच्चों का सहारा थे। यह सब सोच सोच कर सारी रात मुझे नींद नहीं आती कि अब हमारा गुजर बसर कैसे होगा। जो थोड़ी जमा पूंजी थी वह कुछ दिन चली, फिर धीरे धीरे हमारे घर में खाने के लाले पड़ने लगे। एक माँ खुद तो भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। मैं अगल बगल के मोहल्ले में काम कर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, लेकिन एक अकेली औरत का कोई सहारा नहीं होता। और तो और लोग भी उसे बेइज्जत करने पर तुले रहते हैं। लोगों के घर काम करने जाती तो वहां पर उनके घर के मर्द मुझे गंदी निगाहों से घूरते। एक दिन मैं यूं ही भटकते भटकते जा रही थी कि मुझे पता चला कि एक आदमी को ड्राइवर की जरूरत है। मैंने गाड़ी चलाना उन्हीं दिनों में सीखी थी जब मैं किडनैप हुई थी। वह किडनैपर हमें ट्रेनिंग देते ताकि वक्त आने पर हमसे ड्रग्स सप्लाई करा सके। लेकिन फिर से परेशानी वही थी कि मुझे एक मर्द की गाड़ी चलानी थी, इसलिए मैंने अपना हुलिया चेंज कर लिया और अपने आप को एक मर्द की पोशाक में ढाल दिया। अब कोई भी मुझे देखता तो यही समझता कि मैं एक मर्द हूँ और मैं उस आदमी की गाड़ी चलाने लगी। वह साहब बहुत अच्छे थे और मुझसे अपने मन की सारी बातें शेयर करते। धीरे धीरे साहब और मेरे बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन मैंने बातों ही बातों में पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की। उन्होंने मुझसे कहा कि एक लड़की देखी थी, उसी से प्यार करने लगा, पर जिंदगी ने ऐसा वक्त दिखाया कि उसे ढूंढ ही नहीं सका। पता नहीं अब वह किस हाल में होगी। साहब ने कहा कि अगले दिन उस लड़की की तस्वीर मुझे दिखाएंगे और उसने बताया
कि वह 7 साल से उस लड़की को ढूंढ रहा है और उसी की यादों में अभी तक उसने शादी नहीं की। अगले दिन जब मैं साहब को लेने गई तो मैंने उनसे कहा कि मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाइए। आखिर कौन है वह खुशनसीब जिसे आप प्यार करते हैं। उन्होंने जब उस लड़की की तस्वीर दिखाई तो तस्वीर देखकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह तो मेरी ही तस्वीर मुझे दिखा रहा था। यह तस्वीर तब की थी जब मैं अगवा हुई थी। पता नहीं कैसे इस तस्वीर को निकाला गया था। उसने मुझे बताया कि 7 साल पहले वह एक गैंग का हिस्सा था। उसका पिछला रिकॉर्ड एक क्रिमिनल का था। उसने लॉ की डिग्री हासिल की थी, लेकिन वह नशे का आदी हो गया और इस गैंग में घुस गया। लेकिन तभी उसने एक लड़की को देखा था और खुद से वादा किया था कि उसको इस दलदल से निकालेगा। उसने बताया कि वह वहां पर लोगों को नशे का आदी बनाता था, पर जब से उसने उस लड़की को देखा था उसके प्यार में गुम हो गया। वह इस गलत काम से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और फिर पुलिस का सरकारी गवाह बन गया। लेकिन जब पुलिस ने वहां पर छापा मारा तो वह लड़की वहां नहीं थी। फिर मैं उस लड़की के घर पर भी गया, क्योंकि उस लड़की ने मुझे बातों बातों में एक बार अपना एड्रेस बताया था। तो पता चला कि उस लड़की की माँ और वह कहीं और चले गए हैं। उस साहब की बातें सुनकर मैंने उन्हें सच्चाई बता दी कि मैं ही वह लड़की हूँ जिसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं। लेकिन लोगों की नजरों से बचने के लिए मैंने अपना हुलिया बदल दिया है और मैं एक मर्द के भेष में रहने लगी हूँ। उसे जब पता चला कि मैं दामिनी हूँ तो वह मुझे देखकर बहुत खुश हुए और गले से लगा लिया। मैंने अपनी आप बीती उन्हें सुनाई तो उन्होंने मुझे सांत्वना दी और कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे दुखों को दूर कर दूंगा और तुम्हारे बच्चों को भी अपना लूंगा। उन्होंने कहा कि जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो मैं तुम्हें देखकर बुरी संगत से दूर जाने लगा। मैं पढ़ा लिखा इंसान था, इसलिए मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई और मैं अच्छा खासा कमाने लगा। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे एक जीवन साथी मिल गया। कुछ दिन बाद उसने मुझसे शादी कर ली और उन्होंने आकर मेरे दामन में खुशियां भर दी।